हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का जो पार्ट पढ़ा था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और बाकी का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास का पहला टॉपिक होगा वो है एस्केप वेलोसिटी, जिसे आप लोग हिंदी में पलायन वेग बोलेंगे। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये हमारी पृथ्वी है, अगर आप लोग इस पृथ्वी से कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो वापस लौट के आएगी। थोड़ा और तेज फेंकोगे तो हो सकता है थोड़ी ऊंचाई पर जाए, बट लौट के अल्टीमेटली वो पृथ्वी पर आएगी। लेकिन अगर आप लोग किसी वस्तु को इतना तेज वेग दे दे कि कभी वो जीवन में वापस लौट के नहीं आए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र उसको पार कर जाए, तो उस वाली वेलोसिटी को आप लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन वेग। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग आप लोगों का क्या होगा कि ये वह वेग है जिससे अगर आप लोग किसी वस्तु को फेंकोगे ना तो पृथ्वी पे वापस लौट के कभी आएगी नहीं, पृथ्वी को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो पृथ्वी पे वापस लौट के नहीं आए। तो उसी मिनिमम वेलोसिटी को आप लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। आइए मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताता हूं। जैसे यहां पर मान लेता हूं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए इधर इस स्लाइड पर बताता हूं, ठीक है। तो मान लेता हूं दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, जिसका द्रव्यमान क्या है कैपिटल एम है। तो अगर किसी भी वस्तु को आप लोग फेंकना चाहते हो जिससे वो वापस लौट के नहीं आए, तो उसको जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको आप लोग बोलोगे एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। और इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर, जहां पर कैपिटल एम क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आता है क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आगे, इसका मतलब क्या है किसी भी वस्तु को अगर इस वेग से फेंकोगे ना तो कभी भी वापस लौट के वो नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एस्केप वेलोसिटी का मान क्या वस्तु पर निर्भर करता है क्या, नहीं। वस्तु दोस्तों हल्की हो भारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना वेग दोगे ना तो वो वापस लौट के नहीं आएगी। पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, ना दिशा से लेना देना है कि आपको इसको ऐसे फेंकना। अगर आप इसको ऐसे फेंकोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से तब भी लौट कर नहीं आएगी। इस तरफ भेजोगे, इस तरफ फेंकोगे, थोड़ा इस तरफ फेंकोगे, इस तरफ फेंकोगे, कहीं पर भी फेंको इतना वेग आप लोगों को देना पड़ेगा। ये फेंकी गई दिशा पर निर्भर नहीं करता, ना ही वस्तु पर निर्भर करता है, ठीक है क्या। तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे तो जब वहां से किसी वस्तु को फेंकोगे ना तो वो भी जब फेंकोगे तो लौट के वापस आएगी, क्योंकि यार चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन दोस्तों चंद्रमा का इतना ज्यादा आकर्षण नहीं है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है पृथ्वी के मुकाबले। तो यहां पर अगर आप चाहते हो ना कोई वस्तु हमेशा के लिए चंद्रमा से दूर चली जाए तो वहां पर जो वेग देना पड़ेगा, जैसे आप लोग पलायन वेग बोल रहे हो, वो मान कम होगा पृथ्वी की तुलना में। तो अलग अलग ग्रह पर पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। आइए मैं वही बात आप लोगों को बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। तो आप एक छोटी सी चीज समझिए। पहले मैं अगर पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी पे कितना आ गया एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, उसको लगभग बोल सकते हो 11,200 मीटर पर सेकंड, लगभग इतना बोल सकते हो ना। यानी इतने वेग से फेंकोगे ना तो वो पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा। अगर इससे कम वेग पर फेंका, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, आपने किसी वस्तु को मान लो 10,000 मीटर पर सेकंड से फेंका तो जाएगा दोस्तों जाएगा, लेकिन पृथ्वी इसको वापस अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी, क्योंकि इसका मान पलायन वेग से कम है। तो देखो अगर किसी वस्तु को आप 8,000 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकोगे ना, जैसे मान लो आपने फेंकी तो देखो घूम के पृथ्वी की तरफ ही आ रही है ना, मतलब पृथ्वी इसको अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी यार। लेकिन अगर आप किसी वस्तु को इस 11,200 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दोगे ना तो दोस्तों देखो फेंका ना, अब देखो पृथ्वी से दूर जाती जा रही, दूर जाती जा रही, पृथ्वी से दूर जाती जा रही, दूर जाती जा रही, पृथ्वी को छोड़ के जा रही है। इसको आप लोग बोलोगे पलायन वेग। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखेंगे पलायन वेग का मान एग्जैक्टली तो 11,186 होता है, बट आप 11,200 मीटर पर सेकंड मान सकते हो। अगर आप लोगों से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जाए तो क्या करोगे, 5/18 से आप 18/5 से गुना कर लो तो ये आप लोग का किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो इससे अगर किसी भी वस्तु को फेंका जाए ना तो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब दोस्तों अलग अलग ग्रह पर पलायन वेग का मान अलग अलग होता है।
जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सन, अगर आप लोग सन से भी किसी वस्तु को फेंकोगे तो यार सन उसको आकर्षित करेगा ना, लेकिन अगर आप लोगों ने इतने वेग से फेंक दिया 618 किलोमीटर पर सेकंड से, तो सूर्य की तरफ लौट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान इतना है। तो हर ग्रह के लिए पलायन वेग का मान मैं आपको बता देता हूं, ये सारे पलायन वेग के मान हैं। आप लोगों को सिंपली दोस्तों किसका ध्यान रखना है, अर्थ का मैंने आपको बता दिया, और एक आप लोगों को ध्यान रखना है इधर चंद्रमा का नहीं लिखा होगा, ये रहा, तो मून का मैं आपको बताता हूं। मून का आप लोग याद रखिए दोस्तों, मून का जैसे अर्थ पे कितना होता है, अर्थ पे होता है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11,200 मीटर पर सेकंड। अगर आप लोगों से मून पे पूछा जाए ना तो मून पे होता है 2.375 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे ना तो 2.38 दोस्तों किलोमीटर पर सेकंड आ गया सर, है ना। तो इसको अगर आप लोग चाहते हो, सही है ना, हाँ लगभग 2.375 बोल लो, 2.38 बोल लो किलोमीटर पर सेकंड, बात बराबर है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो क्या करोगे आप लोग, है ना, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1000 से गुना कर लेना, और तो क्या वो बता तो दिया मैंने, 2375 के आसपास आएगा, सीधा गुना करोगे ना ये तो आएगा। ठीक है, तो केवल मून का और पृथ्वी का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग हम लोग ने समझ लिया। सर ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग क्या होता है ये मुझे समझाइए। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। देखो दोस्तों जैसे आप लोग मुझे बताइए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आपने मान लीजिए पृथ्वी से कुछ हाइट पर एक वस्तु को लेकर गए, इसको आप लोगों ने कुछ वेग दे दिया है ना, 200 मीटर पर सेकंड या 500 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों वेग दोगे तो कुछ ऐसे घूमना, ऐसे जाएगा, मान लो ये इधर है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या, यानी इस पर पृथ्वी की ओर क्या करेगा, लगेगा, एक बल लगेगा। लेकिन अगर ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, जैसे आप लोगों को पता है सैटेलाइट क्या होते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर की फोटो खींचते हैं, अलग अलग जानकारी लेते हैं। तो अगर कोई पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा ना, जिसे आप लोग सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल बोलोगे, और एक बल लगेगा दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की तरफ। इतनी से कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे अगर मैं पूछूं कि बाहर की ओर लगने वाला फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, mv²/r, पता है ना। तो अगर ये वाला मान और ये पृथ्वी की ओर लगने वाला आकर्षण बल अगर बराबर है तो क्या होगा, ये जो वस्तु होगी वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमे तो उसको कोई वेग देना पड़ेगा ना आपको, उसी वेग को आप लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है, वह वेग जो किसी वस्तु को दिया जाना चाहिए ताकि वह पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में घूम सके, उसी को आप लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग बोलोगे। तो दोस्तों इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है ना, वो क्या आता है, √G इंटू M/r। आप लोगों को पता है एस्केप वेलोसिटी का क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का होता है √2 इंटू G इंटू M/r होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी का मान क्या है, √G M/r से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, √2 गुना ज्यादा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एस्केप वेलोसिटी का मान ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितना ज्यादा है, √2 गुना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला संबंध। ओके, चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि यार इस ग्रेविटेशन के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग योगदान था। जैसे आप लोगों को पता है न्यूटन जी ने बता दिया कोई भी दो वस्तु एक दूसरे में आकर्षित करती है। ये जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड, ये जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, इसमें इतने सारे ग्रह एक साथ क्यों है, तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन दोस्तों और भी लोगों ने बहुत अलग अलग बातें बताई इसके बारे में, है ना, तो बहुत लोगों का योगदान है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लॉडियस टॉलेमी। तो सर इनका क्या योगदान था, तो इन्होंने भी जो हमारा सोलर सिस्टम था उसका क्या दिया, एक मॉडल दिया। इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, चलो इन्होंने क्या बताया था आप लोग समझो। इन्होंने बोला कि जो अर्थ होता है ना वो होता है सेंटर में,
जैसे अभी आप लोगों को पता है अभी रियल में क्या है, सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह गति करते हैं, मतलब सूर्य सेंटर में। इन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ना वो होता है सेंटर में, और इस मॉडल का नाम दिया गया जियोसेंट्रिक मॉडल। दोस्तों स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के अध्ययन को बोलते हैं जियोलॉजी। तो जियो वर्ड किसके लिए, अर्थ के लिए। सेंट्रिक का मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि जो जितने भी ग्रह है उसमें से अर्थ सबसे सेंटर में होता है। तो ये उनका मॉडल था, हालांकि ये गलत साबित हुई थी, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बोला, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। दोस्तों हेलियो जो वर्ड यूज होता है वो सन के लिए होता है, तो इन्होंने बताया था कि नहीं, जो अर्थ नहीं सन होता है बीच में। तो ये इनका मॉडल था। बाद में दोस्तों टाइको ब्राहे, इन्होंने अपना एक बताया कि मैं बताता हूं कि क्या सिस्टम होता है पूरा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो ये ब्लू कलर का कुछ देख पा रहे हो आप लोग, इधर कुछ ऑरेंज कलर का देख पा रहे हो आप लोग, है ना। तो इन्होंने देखो प्लीज इधर देखो, ये आप लोग ये ब्लू कलर का सर्किल देख पा रहे हो कि ये ब्लू कलर का, और ये एक आप लोग ऑरेंज कलर का देख पा रहे हो पूरा, ये ऑरेंज कलर का। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये नीली कक्षा है ना, ये जो ब्लू वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये इसके अंदर, तो बोला इसके अंदर तो मिलेंगे आप लोगों को चंद्रमा और सूर्य, जबकि नारंगी कक्षा जो होगी मतलब ये वाली, तो इसके अंदर आप लोगों को बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह मिलेंगे। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, बस आप लोग तो नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो इसके बाद में दोस्तों गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया वही बात, इन्होंने जैसे पहले आप लोगों को पता है, इससे पहले जो बात बताई थी कॉपरनिकस ने कि जो सन होता है वो सेंटर में होता है, तो इन्होंने भी उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए बताया कि ठीक है, सूर्य को रखा गया था। इन्होंने भी बोला कि हाँ भाई जो सन होगा वो ही बीच में होगा, फिर इसके जो भारी कक्षा होगी उस पर अलग अलग प्लैनेट होंगे, जैसे मरकरी पहले होगा फिर वीनस होगा, ऐसे करके इन्होंने क्या दिया, अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। अब देखो ग्रेविटेशन के साथ में ही आपको पढ़ना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आइए इसी फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, मैकेनिक्स मतलब आप लोगों को इस फ्लूइड की पूरी मैकेनिक्स समझना है, फ्लूइड कैसे बिहेव करता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड को हिंदी में तरल बोलते हैं। अब बहुत जनों को लगता है फ्लूइड जो होता है ना वो लिक्विड को ही फ्लूइड बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग लिक्विड को फ्लूइड मान सकते हो, बट केवल लिक्विड ही फ्लूइड नहीं होता। तो सर क्या होता है, समझिए मेरी बात को। दोस्तों जो मैटर होता है ना, मैटर यानी जो पदार्थ होता है ना, वो जनरली आप लोगों को 3 स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मैंने बात करी यहां पर सॉलिड की, तो अगर इसमें मैंने अपनी फिंगर लगाई तो क्या इसमें डिफॉर्मेशन हो गया क्या, नहीं। अगर हम लोग बात करें पानी की सरफेस पे आप लोग अपनी फिंगर लगाओगे तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है क्या, उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है क्या, बिल्कुल। बात करी जाए दोस्तों इस रूम में क्या है, गैस है, जब आप लोग इसे हाथ लगाओगे तो देखो गैस की आराम से शेप चेंज हो रही होगी, वो अलग बात है गैस आपको दिख नहीं रही बट आराम से शेप चेंज हो जाती होगी। तो दोस्तों फ्लूइड हम लोग ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जिन पे फोर्स लगाने पर उनकी शेप में आसानी से चेंज हो जाए, इवन चिन्नू सा फोर्स लगाओ ना तब भी चेंज हो जाए। जैसे पानी पे बिल्कुल हल्का सा टच करोगे उसमें भी हलचल हो जाती है ना, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जितने भी लिक्विड और जितने भी गैस होते हैं ना उनको आप लोग फ्लूइड बोलोगे, क्योंकि फ्लूइड हम लोग ऐसे को बोलते हैं जिनमें चिन्नू सा फोर्स लगाने पर भी क्या हो जाए, उनमें डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात को, ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है, या आप लोग इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि डेंसिटी 2 टाइप की होती है ना, एक मास डेंसिटी और एक वेट डेंसिटी। तो जब भी हम लोग डेंसिटी बोलेंगे सिंपली तो कौन से डेंसिटी की बात हो रही है, वो मास डेंसिटी की बात हो रही है। अब ये कैसे आप लोग निकालेंगे, जैसे मान लो आप लोगों के पास में कोई फ्लूइड है, इस फ्लूइड का क्या है, कुछ मास है, इस फ्लूइड का कुछ मास है यानी द्रव्यमान है, और इस फ्लूइड का कोई वॉल्यूम भी है, आयतन भी है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है या आप लोगों को इसकी मास डेंसिटी निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके मास में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, उसके मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, यानी उसके द्रव्यमान को भाग लगाएंगे आयतन से। तो इस ऐसा करके आप लोगों को इसकी डेंसिटी पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है एक बार इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, वरना आप लोगों को ये नहीं लिखा नजर आएगा।
है ना। तो ये मास डेंसिटी आप लोगों का क्या होता है, सिंपली इसको आप लोग रो से डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। तो अगर मैंने आप लोगों को बोला कि है ना पानी का रो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और घनत्व आप लोग निकालते कैसे हो, उसके द्रव्यमान में किसी भी फ्लूइड की अगर आपको डेंसिटी निकालनी हो, घनत्व निकालना हो, आपको क्या करना है, उसके द्रव्यमान में भाग लगा देना है उसके आयतन से। क्लियर है क्या, ठीक है। आ जाओ, तो डेंसिटी आप लोग कैसे निकाल सकते हो, उसके मास में द्रव्यमान में आप लोग जब भाग लगाएंगे वॉल्यूम का, तो आप लोग का निकल जाएगा। अगर आपको दोस्तों मान लो वॉल्यूम दिया हो या आपको मास और डेंसिटी दिया हो, वॉल्यूम पूछा हो, तो आप लोग देखो डेंसिटी होता है आप लोगों का मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं क्या, मास बटे डेंसिटी, बिल्कुल लिख सकते हैं। या मैं और क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास आप लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके भी निकाल सकते हो। क्लियर। और ये जो डेंसिटी होती है इसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, इस सिंबल से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं डेंसिटी का मात्रक क्या होगा, तो देखो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम यानी आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई फ्लूइड है आपके पास में, उसकी डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, यानी उसके घनत्व का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा। आप बोले सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला कोई फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी का रेसिप्रोकल निकालो, उल्टा। जैसे मैं आप लोग को बोलूं कि मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी फ्लूइड की 1/d निकालो, डेंसिटी का उल्टा निकालो, तो क्या हो जाएगा, V/m हो जाएगा। और दोस्तों वॉल्यूम बटे मास ही क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो रेसिप्रोकल होता है, जो डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, विशिष्ट आयतन बोलते हो। ठीक है, चलो एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया डेंसिटी, या आप लोग उसको मास डेंसिटी बोल सकते हो। एक होता है वेट डेंसिटी, जिसे आप लोग स्पेसिफिक वेट भी बोलते हो। अब ये सर वेट डेंसिटी क्या हो गया, इधर समझिए। तो वेट डेंसिटी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं WD। वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु का वेट कितना होगा, m इंटू जी होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो ये m/v क्या होता है, ये होता है ना मास डेंसिटी, जिसे आप लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो इंटू जी आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी यानी बाहर घनत्व निकालना है, तो क्या करना है, उसकी मास डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है जी से। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी आप लोगों का क्या होता है, वेट का और वॉल्यूम का रेशो होता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक नाम से और जाना जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। देखो दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, समझो मेरी बात को। जैसे मान लो आपको कोई भी लिक्विड दिया हुआ है, या कोई भी गैस दिया हुआ है, या कोई भी आप लोगों को सॉलिड दिया हुआ है। अगर आप लोगों से पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी निकालो, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, उसकी डेंसिटी, जिसकी भी आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, उसका डेंसिटी लो, उसका घनत्व लो, इसमें भाग लगा दो आप लोग किसका, वाटर की डेंसिटी का। वाटर की डेंसिटी का। अगर आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सॉलिड या लिक्विड की, अगर आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसी गैस की, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी में भाग लगा देंगे किसका, एयर की डेंसिटी का, एयर की डेंसिटी का। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं। देखो, तो जब आप लोग लिक्विड के लिए लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, तो उसका जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। देखो रिलेटिव का मतलब आप बेसिकली देख रहे हो उसके रिलेशन में कितना है, कम है ज्यादा है। ठीक है, तो किसके रिलेशन में देख रहे हो, वाटर के रिलेशन में। और जब भी आप लोग गैस का निकालोगे, तो जो नीचे आप भाग लगाओगे किसका लगाओगे, एयर की डेंसिटी का लगाओगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टेंशन मत लो। मैंने आप लोगों को बोला कि मरकरी यानी पारा, जो कि एक लिक्विड है,
इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व आप लोगों को दिया गया है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा पारे का रिलेटिव डेंसिटी निकालो, आपेक्षिक घनत्व। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हो? इसकी डेंसिटी कितनी है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक लिक्विड है, तो जब भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो पानी की डेंसिटी से भाग लगाओगे। पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब ये 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काटोगे तो कितना बच जाएगा? 13.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी आप लोग किसको बोलते हो? अगर कोई लिक्विड या गैस कितना आसानी से कंप्रेस हो पा रहा है फोर्स के लगने पर या प्रेशर के लगने पर, उसको आप लोग बोलोगे कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आप लोगों को पता है जो गैस होती है ना वो तो इजीली कंप्रेस हो जाती है, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, गैस की या लिक्विड की, तो आप लोग बोलेंगे सर गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। जबकि जो आप लोग के लिक्विड होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है, बिल्कुल भी आप लोग के कंप्रेसिबल नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल इतनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस और हमारी बायेंसी फोर्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच।